क्लास 9th चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवों में विविधता। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण और जैव विकास, वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, उनके वर्गीकरण कौन कौन से ग्रुप में हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और इन ग्रुप के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांटी जैसे जो पौधे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कौन कौन से ग्रुप में हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद एनिमेलिया यानी कि जो जंतु जगत है उसमें हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडोमेटा, प्रोटोकोटाटा में वर्टिब्रेट्स जिनमें जो कशेरुकी दंड जिसको होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीसीज़ है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। इन ग्रुपों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप। अब वर्गीकरण जीवों में जो विविधता होती है, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर बताया है कि जो अब हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं और सभी जीवधारी जो होते हैं वो एक ना एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। जैसे कि हम आप स्वयं को देख लें या अपने मित्र को देख लें तो क्या दोनों की लंबाई समान है? क्या उनकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपके मित्र की जो हथेली का आकार समान है? तो जब हम अपने मित्र की तुलना करते हैं तो थोड़ी सी उसमें समानताएं पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। इसी तरह से अगर हम मित्र की तुलना किसी जैसे मंकी यानी कि बंदर से करें तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हम बंदर की जो अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। इसी प्रकार जैसे गाय और बंदर की दोनों की तुलना करते हैं तो गाय की तुलना में बंदर और हमसे अधिक समानताएं हैं। तो इस तरीके से अब हम लोगों को ये तय करना है कि कौन सी विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो वांछित समूह के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि किसी वर्ग को जैसे किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब जैसे जो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव होते हैं उसमें अगर हम समूह के बारे में चर्चा करें तो जो माइक्रोस्कोप से देखने से जो देखे जाने वाले जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर तक होता है, और दूसरी ओर जैसे 30 मीटर लंबे नीली व्हेल या ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं, और कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड वृक्ष जो पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष जो है वो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, और कुछ कीट क्या है जैसे मच्छर है उनका जीवन काल कुछ समय के लिए होता है। या फिर जैव विविधता रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती हैं। तो ये जो जीव विविधता हैं वो सभी जीवधारियों से लेके सभी पक्षी, फूल आदि में पाई जाती हैं। तो उनमें जो ये असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा। तो इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में हम एक एक के विचार नहीं कर सकते।
अब जैसे इसकी जगह जीवधारियों की समानताओं का अध्ययन करेंगे कि जैसे विभिन्न वर्गों में उनको रख सकते हैं। जैसे जिनमें ज़्यादा समानताएं हैं तो उनको एक वर्ग में रख दिया, दूसरे में दूसरी उसमें समानता है तो उनको दूसरे वर्ग में रख दिया। तो इस तरीके से उनकी विभिन्नता के आधार पर या उनकी समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको समूह में बांटा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इस तरीके से कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वर्गीकरण का आधार क्या है, ये वर्गीकरण क्यों किया जाता है। जैसे कि अभी बताया था कि जो जीवों में समूह में जो वर्गीकरण का प्रयास है वो प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। जैसे यूनानी विचारक जैसे अरस्तु ने जो जीवों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो स्थल या जल और वायु में रहने के आधार पर किया। उसी प्रकार समुद्रों में जैसे रहने वाले जीव हैं, जैसे व्हेल है और ऑक्टोपस है, इस तरीके से ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, शार्क है, ये जो रहते हैं ये कई मायनों में एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन सभी में एक प्रकार की समानता है कि ये जो जीवधारी हैं वो क्या है, जल में रहते हैं। तो इसी प्रकार ये निर्णय करना है कि विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृत्त वर्ग का निर्माण किया गया है। इसके बाद अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। तो नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इसी प्रकार अब इन लक्षणों का अर्थ को समझना पड़ेगा कि जो जीवों के विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, सबसे पहले उनमें क्या समानता है जिसके आधार पर कुछ और एक साथ रखा उनको जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार है, या हम कह सकते हैं कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ज़्यादातर लोगों में जैसे एक हाथ में जैसे 5 उंगलियां होती हैं जो लक्षण है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ और जो लक्षण है वो अन्य की तुलना में कुछ ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसी प्रकार अब इन लक्षणों को किस तरीके से देखा जा सकता है कि सबसे पहले नाउ अ डे वी लुक ए मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए नेचर of the cell in order in classify all living organisms. What are some concrete example of such characteristic used for a hierarchical classification? कि हम देखेंगे कि आजकल जीवों में जो वर्गीकरण है के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके उनके जो पारस्परिक संबंधित अभिलक्षणों को क्या करते हैं, दृष्टिगत रखते हैं। अब जैसे कुछ इनके जो कैरेक्टर्स हैं उन पर गौर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ए यूकैरियोटिक सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड ए न्यूक्लियस विच द एफिशिएंटली इन आइसोलेशन from each other, therefore organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different way. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cell would have a capacity to participate in making a multicellular
organism because they can take up specialized function. They can take up specialized function. Therefore, this is the basic characteristics in classification. कि यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है समेत कुछ झिल्ली से घिरे ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनके कारण कोशिकीय जो क्रिया होती है वो अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते उनमें जैव रासायनिक प्रक्रिया भिन्न होती हैं। इसका असर जो होता है वो कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त यानी कि जिसका न्यूक्लियस युक्त जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, वो बहुकोषीय जीव के निर्माण में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के निर्माण की उनमें क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। इसलिए उनकी कोशिकीय रचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है, यानी कि इसके आधार पर उनका क्या करा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। डू द सेल ऑकर singly of are they grouped together and do they live as an individual groups? Cells that group together to form a single organism used to principle a division of labor in such a body design. All cell would not be identical. Instant group of cell will carry out specialized function. This makes a very basis distinction in the body design of organism. As a result, an amoeba and worm are very different in their body design. कि अब ये जो प्रश्न उठता है कि जो ये कोशिकाएं होती हैं वो सिंगल पाई जाती हैं यानी कि अकेले होती हैं या फिर ये ग्रुप में होती हैं, तो या ये अविभाज्य होती हैं, इंडिविजुअल होती है। तो इन कोशिकाओं, इन सेल का एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का क्या करती हैं, निर्माण करती है। उसे क्या कहा जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन पाया जाता है। तो शारीरिक संरचना के अंदर क्या होता है कि सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास जो फंक्शन है उनके कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, यानी कि सभी कोशिकाओं उनका विशेष अलग अलग कार्य रहता है। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very difficulty body design necessary. कि क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले या बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए उनका क्या करा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्लेटफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांटी, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, कि जो ये अब जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे प्लांट, वो उन्हें पौधे कहते हैं। और जो पौधे की जो शारीरिक संगठन है वो किस स्तर का होता है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑफ द एनिमल
हाउ डज ए इंडिविजुअल बॉडी डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन। कि उसी तरह जंतुओं का जो शरीर है वो विकसित होता है, शरीर में विभिन्न अंग बनते हैं और इनके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग मतलब कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जैसे अभी ये समझ होंगे उनके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक के आधार पर, या फिर वो भोजन कैसे करते हैं इस आधार पर, या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है, और जो जंतुओं का शरीर है किस तरीके से विकसित होता है। तो इस आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। वी कैन see that even in these few questions that we asked a heresy in developing the characteristics of body design used to classification of plant will be very different from those important for classifying animals. This is because the basis design are different based of the need to make their own food, plant and acquire it animals. Therefore, these design feature having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups। कि जो अब ये जितने भी प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि विभिन्न लक्षणों का जो पदानुक्रम है वो विकसित होता है। तो वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए पौधे के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं, इसकी वजह से है कि जो पौधे होते हैं, पौधे का शरीर भोजन बनाने की क्षमता रखता है और उसके अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर क्या है, बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित रहता है। तो यही लक्षण जो होते हैं, यही कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो वर्गीकरण के दौरान उनको सब ग्रुप यानी उपसमूह और बाद में बड़े समूह में उनको क्या करा जाता है, विभाजन का ये क्या बनते हैं, आधार बन जाते हैं। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन की जो वर्गीकरण और विकास क्या है, ऑल की जो सभी ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज्ड इन ए बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फ्रॉम एंड फंक्शन। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर likely to make more wide-ranging changes in body design than other. There are role of time in this always, so once is certain body design comes into extents, it will shape of effects of all other subsequent design changes simply because is already exists. In other words, characteristics that came into existence earlier are likely to be more basis than characteristics that have some into existence later। कि सभी जो जीवधारी होते हैं उनकी जो शारीरिक रचना है और कार्य के आधार पर उनको पहचाना जाता है या उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। उनकी जो शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इनमें समय की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो वह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। जैसे कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण हमें पहले दिखाई देते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से दिस मीन्स दैट ए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स
will a closely related to their evolution. What is evolution? Most life form that we see today have arisen by a accumulation of change in body design that allow the organism processing them to survive better. Charles Darwin first described this idea of a evolution in 1859 in his book द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कि जो जीवों के जो वर्गीकरण उनके जैव विकास में कितना नज़दीकी से संबंधित है। जैव विकास क्या है, यानी कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है, विकास क्या है। अब जितने भी जीवों को हम देखते हैं उसमें सभी निरंतर उनमें होने वाले परिवर्तनों की एक प्रक्रिया स्वाभाविक परिणाम है कि बेहतर जीवन यापन के लिए वो आवश्यक है। तो जैव विकास के लिए की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। When a connected this idea of evolution classification, we will find a group of organisms which have ancient body design that have not changed very much. We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. Those in the first group are frankly different of and primitive of lower organism, while those in the second group are called advanced of higher organism in relatively. These terms are not quite correct since they do not properly relate it to the differences. All that we can say is that some of older organisms while some are younger organisms, since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time. It may not wrong to say that older organism is simpler while younger organism are more complex. कि जो अब जैसे चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास का जो सिद्धांत है वो दिया। अब इस अवधारणा को हम जैसे क्लासिफिकेशन से जोड़कर हम देखते हैं कि जो कुछ जीव समूहों की जो संरचना है वो प्राचीन काल से, यानी कि ऐसी एनिशिएंट जो टाइम है वहाँ से आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीवों में उनकी शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे जीवों को आदिम जीव या निम्न जीव कहते हैं, पहले जो जीव रहते थे उनको, और उसके बाद अब इस प्रकार के जीवों में उन्नत या और जबकि दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उन्नत या उच्च जीव उनको कहते हैं। अब विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है, इसलिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो विकास के दौरान जीवों की जटिलताओं की संभावना बनी रहती है और कॉम्प्लेक्सिटी जिसको बोलते हैं जटिलता आ गई है। तो पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को जटिल भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो जीव थे वो एककोषीय थे और सरल थे, उनको आदिम जीव या कि निम्न जीव कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें विकास होता चला गया और उनको उन्नत या उच्च जीव कहा जाने लगा। उनमें जटिलताएं आती चली गई और इन
लक्षणों के आधार पर आज जो जीव है उनको क्या कहते हैं, जटिल भी कहा जाता है। और जैव विविधता से तात्पर्य है कि जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से यह किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों रूपों की ओर इंगित करता है। इस प्रकार जो जीव हैं न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब जैसे विभिन्न प्रजातियों के जो स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है और मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब जैसे किसी समुदाय की विविधता उनकी जो भूमि है, जलवायु या कई चीज़ों से प्रभावित होती है। और जैसे कि पृथ्वी पर जीवों की 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10 लाख या 20 लाख ही इनकी जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विभिन्नता इसमें पाई जाती है। इस तरीके से जो विविधता है वह कुछ देशों में जैसे कि ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, मेक्सिको है, जायरे है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो इनमें क्या है, जीव विविधताएं पाई जाती हैं।